आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मख्तस अराजियात पर गैर मजाज कब्जों के वजीर सेहत पर इल्जामात के एक दिन बाद जहां इस मामले की जांच जारी है, वहीं वजीर आला चंद्रशेखर राव ने सेहत और तबाबत के कलमदान से ईटला राजेंद्र को हटा दिया। वजीर आला के मशवरे पर तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने उनके तिब, सेहत और खानदानी बहबूद के कलमदान को फौरी असर के साथ वजीर आला को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है। राजभवन की जानिब से इस खुसूस में जारी करदा प्रेस रिलीज में यह बात बताई गई। कलमदान को बर्खास्त करने की इत्तला पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ईटला राजेंद्र ने कहा कि एक पहले से मंसूबाबंद साजिश थी। अराजियात पर कब्जे के इल्जामात का सामना कर रहे हैं वजीर ईटला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से उनके कलमदान को वापस ले लेने के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गवर्नर की जानिब से सेहत और तबाबत के कलमदान को चीफ मिनिस्टर के तफवीज किए जाने की इत्तला पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए राजेंद्र ने कहा कि वो इस फैसले पर मसरत का इजहार कर रहे हैं। अवाम को बेहतर इलाज और मालेजे की सहूलत फराहम करने की वो ख्वाहिश रखते हैं। चीफ मिनिस्टर को मुख्तलिफ महकमों पर काफ़ी इख्तियारात हासिल होते हैं। राजेंद्र ने फिर एक मरतबा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक मंसूबे के तहत ही उनके खिलाफ अराजी कब्जे का इल्ज़ाम आयद किया गया, लेकिन हक़ाइक़ बहुत जल्द सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने हल्के के अवाम से मुशावरत के बाद बहुत जल्द अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। उन्होंने हल्के के अवाम और उनके चाहने वालों से ख्वाहिश की कि वो उनकी तायद में किसी किस्म के मुजाहरे और एहतजाज ना करें, सब्र से काम लें और उनसे मुलाकात के लिए हैदराबाद ना आए। इसी दौरान वजीर ईटला राजेंद्र के खिलाफ आयद किए गए अराजी कब्जे के इल्जामात पर उनकी तायद में राजेंद्र के हामियों ने उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र, जिनके खिलाफ अराजियात पर कब्जे के इल्जामात हैं, उन जांच शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ वजीर आला चंद्रशेखर राव ने इन इल्जामात की जांच की हिदायत करने की हिदायत दी थी, जिस पर आज मेदक जिले के अच्चमपेट के ACB विजिलेंस के अहदेदारों ने जांच शुरू कर दी। वजीर मौसूफ के खिलाफ वजीर आला चंद्रशेखर राव से शिकायत करने वाले किसानों से उन अहदेदारों ने तफसीलात हासिल की। उन किसानों ने वजीर आला से गुज़िश्ता रोज़ की गई शिकायत में कहा था कि वजीर सेहत ने मख्तस अराजियात पर कब्जा किया। विजिलेंस के SP मनोहर ने भी इस जांच में हिस्सा लिया। अच्चमपेट तूपरान के RDO और रवि प्रकाश की निगरानी में ओहदेदारों ने अराजी का सर्वे किया। 6 टीमों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। वजीर सेहत के पोल्ट्री के अराजियात का डिजिटल सर्वे किया गया। उनके पोल्ट्री के साथ साथ मुतसिल मख्तस अराजियात का भी ओहदेदारों ने डिजिटल सर्वे किया। तुपरान के DSP किरण कुमार की क़यादत में वजीर राजेंद्र के फार्म हाउस के अहाते में पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया। अलावा अजीम शामिरपेट में वजीर मौसूफ की क़यामगाह पर उनके हामियों और TRS के कारकुनों की भारी तादाद जमा हो गई। ఇదే తీస్తారు మొత్తం शामिरपेट चौरस्ते के पास रियासती वजीर ईटला राजेंद्र के सैकड़ों हामियों ने हुकूमत की जानिब से उन्हें अराजियात पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाते हुए ACB ओहदेदारों की जानिब से तहकीकात का हुक्म देने के खिलाफ ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए जय ईटला के नारे बुलंद किए। राजेंद्र के हामियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर KT रामाराव और रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार ईटला राजेंद्र की बढ़ती हुई मकबूलियत के खौफ से उन पर किसानों की अराजियात पर कब्जा करने का झूठा इल्ज़ाम आयद किया। ईटला राजेंद्र के हामियों के धरने की वजह से शामिरपेट के अतराफ व अकनाफ ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी देर तक दरहम बरहम रहा। वहीं गन पार्क पर भी ईटला राजेंद्र के हामियों ने उनकी हिमायत में ज़बरदस्त एहतजाज किया।
తెలంగాణ రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా పనిచేస్తున్నటువంటి బీసీ బిడ్డ ఈటెల రాజేందర్ గారిపై కేసీఆర్ ఆయన కుటుంబం ఈరోజు తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి ఆయన ప్రతిష్టను కూడా దిగజారే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ విషయంపైన ఈరోజు బీసీ సంక్షేమ సంఘం తరఫున మేము తీవ్రంగా వాళ్ళని ఖండిస్తూ వాళ్ళ చర్యలను ఖండిస్తూ ఈరోజు ఈటెల రాజేందర్ గారు కూడా బీసీ సమాజం అంతా కూడా ఈరోజు మద్దతు ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మళ్ళీ గతంలో మంత్రులపైన అనేక ఆరోపణలు వచ్చినాయి. అదే మంత్రి మల్లారెడ్డి పైన కూడా రియల్ ఎస్టేట్ భూతందాలు వచ్చినాయి. ఆయన కొడుకు జన్వాడ ఫామ్ హౌస్ సంగతి ఏమైంది, ఆయన బిడ్డ కేటీఆర్ కూడా టీఎస్పీఎస్సీలో అక్రమాలు చేశారని చెప్పి ఆరోపణలు వచ్చినాయి. మియాపూర్ భూముల కేసు ఏమైంది, డ్రగ్స్ కేసు ఏమైంది, మరి జూపల్లి రామేశ్వరం అనేక భూములు కూడా గుంజుకున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చినాయి. వాటి మీద చర్యలు లేవు. అంటే కేవలం ఈయన బీసీ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి కాబట్టే ఈయన పైన కక్షపూరితంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. గతంలో ఆయన కొడుకుని సీఎంగా చేస్తున్నప్పుడు ఈటెల రాజేందర్ గారిని సీఎం చేయాలని చెప్పి అనేక డిమాండ్లు వచ్చినాయి రాష్ట్ర ప్రజల నుంచి. కాబట్టి ఆయన ఉంటే నా కొడుకు సీఎం కాలేడు జన్మలని చెప్పి ఈయనను పక్కకు తప్పించాలని చెప్పి లేనిపోని ఆరోపణ చేసి కుట్ర పన్ని ఈ విధంగా చేస్తున్నారని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఒకటే చెప్తున్నాం, తెలంగాణ ఉద్యమంలో మళ్ళీ ఆయన ఫామ్ హౌస్లో ఆయన పోల్ట్రీ ఫామ్లు అమ్మి ఉద్యమం చేసింది, కానీ మీలా ఆస్తులు సంపాదించుకోలే. మరి మీరు పోటీ చేసినప్పుడు 85లో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసినప్పుడు మీ ఆస్తులు ఎంత, ఇప్పటి ఆస్తులు ఎంత? అదే ఈటల कांग्रेस के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव को ईटला राजेंद्र की पॉपुलैरिटी हजम नहीं हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर को वजीर आला बनाने की बात पर ईटला राजेंद्र को दावेदार के तौर पर पेश करने की बात केसीआर को नागवार गुजरी, इसलिए बदले के तौर पर यह तहकीकात का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईटला राजेंद्र मेहनत करते हुए तरक्की की है। जीवन रेड्डी ने कहा कि राजेंद्र और केसीआर की जायदादों से मुतालिक व्हाइट पेपर जारी किया जाए, किसके पास कितनी जायदाद है अवाम को मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 111 जियो के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले केटीआर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जीवन रेड्डी ने कहा कि केटीआर और वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ अराजी के कब्जों के इल्जामात आने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जीवन रेड्डी ने धरानी वेबसाइट के केसीआर फार्म हाउस की अराजी में क्यों शामिल नहीं किया गया। केसीआर के अफराद खानदान के जायदाद और नई गैंगस्टर की जायदाद, वक्फ और एंडोमेंट अराजियात पर कब्जों की तहकीकात होनी चाहिए। ఇవాళ ఏదైతుందో ఒక తెలంగాణ బిడ్డ, నికార్సైన ఒక తెలంగాణ బిడ్డ అనే స్వయం శక్తితో స్వయం కృషితో ఒక పట్టుదలతో ఏదైతున్నదో విద్యార్థి సంఘ నాయకుడిగా ఆయన జీవితాన్ని ఏదైతే ఆరంభించి సమాజ స్థాపనకు ఉద్యమించడమే కాదు, ఇవాళ ఏదైతుందో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమంలో తొలినాటి నుండి చెప్పంటూ నేను ఆనాటి నుండి కేసీఆర్ గారికి ఏదైతుందో వీళ్ళ ఎడం భుజంగా కుడి భుజంగా ఉన్నోళ్ళు ఎవరు, అదే హరీష్ రావు గారు, ఇదే ఈటల రాజేందర్ గారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమం తొలినాళ్ల నుండి కూడా కేసీఆర్ గారికి అండగా నిలిచింది ఎవరు అనంటే అటు హరీష్ రావు గారు, ఇటు ఈటల రాజేందర్ గారు అని చెప్పంట. మిగతా అంతా పీటీ బ్యాచేనా, మిగతా అంతా పీటీ బ్యాచే. స్వయంగా ఆయన కొడుకు ఎక్కడున్నాడు, ఆయన అమెరికాలో ఉన్నాడు, ఆయన కూతురు ఎక్కడ ఉంది, అమెరికాలో ఉన్నది. అది 2004లో కేంద్ర మంత్రివర్గంలో వీళ్ళ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి తర్వాత అప్పుడు కొడుకు బిడ్డ దిగుమతి అయింది. 2004లో కేసీఆర్ గారు కేంద్రంలో మంత్రివర్గంలో బాధ్యతలు చేపట్టి తదుపరి వీళ్ళు ఇటు కేటీఆర్ గారు కానీ కవిత గారు ఏదిస్తుందో అప్పుడు ఇండియాకు దిగుమతి అయిందో చెప్పంటున్నాను. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమంలో ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు
ఇవాళ పట్టుదలతో పోరాటం చేసినటువంటి వారిని ఇలా వివక్షకు గురి చేసే విధంగా ఎవరైతే ఇలా साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि सिर्फ वजीर ईटला राजेंद्र के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन के अराजी कब्जों की तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव पहले कोरोना वायरस से निपट लें, बाद में दीगर मामलात पर तवज्जो दें। वजीर आला ने अब तक एक भी हॉस्पिटल का दौरा नहीं किया और न ही कोई जायजा इजलास मुनक्किद किया, लेकिन ईटला राजेंद्र के खिलाफ अराजी कब्जे के मामले में फौरन तहकीकात का हुक्म दिया गया। अगर वजीर आला संजीदा होते तो माजी में इस तरह के मामलात में भी तहकीकात का हुक्म देते। वजीर मल्ला रेड्डी और मुत्ती रेड्डी के खिलाफ भी इल्जामात थे, उस वक्त क्यों तहकीकात का हुक्म नहीं दिया गया? कीसरा में दलित अराजी के कब्जे पर, गांधी ट्रस्ट वक्फ अराजी के कब्जों पर खामोशी क्यों इख्तियार की गई? क्या ईटला राजेंद्र ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया था, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? हनुमंत राव ने कहा कि नईम गैंगस्टर के अराजी और रकम कहां गई है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने भी अराजियात पर कब्जों के मामले हैं उन सभी की तहकीकात होनी चाहिए। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने वजीर सेहत ईटला राजेंद्र के खिलाफ आयद होने वाले अराजी कब्जे मामले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि आया चीफ मिनिस्टर को इतने दिनों तक राजेंद्र की बदउनवानियों का इल्म नहीं था? उन्होंने कहा कि मजीद कई वज़रा भी बदउनवानियों में मुलविस हैं। हालिया दिनों वजीर लेबर मल्ला रेड्डी पर भी अराजी कब्जे का इल्जाम आयद हुआ था, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस इख्तिदार में आने के बाद सरकारी अराजियात पर बड़े पैमाने पर कब्जे हुए, जिससे हजारों करोड़ रुपए की सरकारी और खानगी अराजी टीआरएस कायदीन ने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि अमीनपुर अराजी स्कैम मामले की भी मुकम्मल तहकीकात नहीं हुई, हुकूमत ने इसको राज में रख दिया। उन्होंने कहा कि अराजी कब्जे के मामले में जिस तरह राजेंद्र के साथ किया जा रहा है उसी तरह का सलूक और रवैया बाकी वज़रा के साथ भी किया जाना चाहिए। टीआरएस के कई अरकान असेंबली और वज़रा के अराजी कब्जों की तफसीलात बीजेपी ने ही मंजर आम पर लाए थे, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हालिया दिनों टीआरएस के चंद अरकान असेंबली पर बेंगलुरु में ड्रग्स के इस्तेमाल के इल्जामात भी सामने आए थे, ये मामला भी दबा दिया गया। बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस में अरकान असेंबली और वज़रा के अलावा 77 दीगर अहम कायदीन को मिलाकर तकरीबन कायदीन अराजी कब्जे के मामलात में मुलविस है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, हुकूमत को इसकी वजाहत करनी चाहिए। बंडी संजय ने कहा कि रियासत में कोरोना की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। कोरोना से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए भी राजेंद्र को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बंडी संजय ने कहा कि रियासत में दो तरह की बदउनवानी चल रही है, एक ऐसी बदउनवानी जो हुकूमत और चीफ मिनिस्टर की मद्दा सुराही करने वालों को बख्श दिया जा रहा है, दूसरी हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ काम करते हुए बदउनवानियों में मुलविस अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। तेलंगाना जनरल समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने वाजे किया है कि वो तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ तहरीक चलाने तैयार हैं। कोदंडराम, जिन्होंने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में सरगर्मी के साथ रोल अदा किया था, उन्होंने हैदराबाद में नामपल्ली इलाके में वाक़ पार्टी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि रियासत के वजीर ईटला राजेंद्र के साथ टीआरएस के दीगर कायदीन, जिनमें मल्ला रेड्डी, मुत्ती रेड्डी, मंशी रेड्डी, महिपाल रेड्डी के खिलाफ भी जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि हफीजपेट मियापुर के अराजियात के सिलसिले में भी जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कोरोना से लोगों की तवज्जो मुंतशिर करने के लिए ही ईटला राजेंद्र का मामला सामने लाया गया। నేను చెప్పిన ఈ వ్యక్తుల విషయంలో ఈ హడావిడి ఎందుకు కనబడలేదని చెప్పి నేను ఇయాల సూటిగా అడుగుతున్నా। అందుకని విషయం ఏందంటే భూమి కానే కాదు, విషయం ఏందంటే ఇది రాజకీయ ఘర్షణ। ఈ రాజకీయ ఘర్షణే ప్రధానమనేది మనం గ్రహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఈ రాజకీయ ఘర్షణలో ఉద్యమకారులను అనగదొక్కటం అనే లక్ష్యం అయితే కనబడతా ఉంది। తప్పనిసరిగా ఉద్యమకారులము ఈ సందర్భంగా ఐక్యంగా నిలబడాలి। కేసీఆర్ చేస్తున్నటువంటి ఆగడాలకు వ్యతిరేకంగా ఐక్యం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। మనం ఐక్యం కావాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు మేము పిలుపునియటమే కాదు, అందరినీ ఐక్యంగా నిలబెట్టడానికి మా వంతుగా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం। ఖచ్చితంగా ఈయన చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గాలను ఎండగట్టవలసిందే। ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు కేవలము తన ఆధిపత్యం కోసము యథేచ్ఛగా ఇవాళ తెలంగాణ వనరుల దోపిడీ కోసం జరుగుతున్న ప్రయత్నం మీకు తెలియంది కాదు। నేరెళ్లలో పాపం విచ్చలవిడిగా ఇసుక దోపిడీ జరుగుతుంది। విపరీతమైన ఓవర్లోడ్తో వేగంగా వెళ్తున్న ఈ లారీల మీద చర్యలు తీసుకోమని చెప్పి అడిగినందుకు మరి అక్కడ
నేరళ్లలో అడ్డం వచ్చిన గ్రామస్తుల మీద పడి విపరీతంగా కొట్టిన సందర్భం మీకు తెలుసు. ఎందుకు ఎంక్వైరీ జరగలేదని చెప్పి వాళ్ళు అడుగుతున్నాం మేము సూటిగానే. అడ్డగోలుగా ఇసుక మాఫియా మీద వసూళ్లు. तेलंगाना के हल्का असेंबली नागार्जुना सागर का ज़मीनी इंतखाब जहां हुआ था वहां वोटों की गिनती कल यानी इतवार के रोज सुबह 8 बजे से उसकी शुरुआत होगी, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज वोटों की गिनती की रिहर्सल की गई। कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल, मरकजी इंतखाबी मुबस्सिर संजय सिंह आर और रोहित सिंह और दीगर ने इंतजामात का जायजा लिया और रिहर्सल की निगरानी की। जुमला 346 मराकिज़ रायदही के 24 राउंड गिनती के होंगे। एक राउंड में 14 टेबल होंगे। जुमला 2 हॉल्स में वोटों की गिनती की जाएगी। एक हॉल में 7 काउंटिंग टेबल्स होंगे। इस मौके पर प्रशांत जीवन पाटिल ने कहा कि कल सुबह 8 बजे रायशुमारी का आगाज होगा। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, जिसके बाद ईवीएम्स के जरिए वोटों की गिनती की जाएगी। कोविड के पेश नजर तमाम उसूलों का लिहाज करते हुए रायशुमारी के इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ कोविड की मनफी रिपोर्ट के हामिल ओहदेदारों को ही अंदर जाने की इजाजत रहेगी। वाज़ेह रहे कि इस हल्के का ज़मीनी इंतखाब जरूरी हो गया था, क्योंकि हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन असेंबली एन नरसिम्हैया की मौत हो गई थी। हुक्मरान जमात टीआरएस ने उनके फर्जंद एन भगत को उम्मीदवार बनाया था, जबकि इस हल्के से कई मरतबा नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर के जाना रेड्डी इंतखाबी मैदान में थे। इन दोनों में सख्त मुकाबले का इम्कान है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज रात 9 बजे तक दुनिया भर में 15,21,65,230 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 31,96,821 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12,94,00,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1,95,22,269 लोगों का इलाज चल रहा है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में यहां रिकॉर्ड 4,01,911 नए मुतासरीन की पहचान हुई। यह दुनिया के किसी भी मुल्क में एक दिन में मिले मुतासरीन की सबसे बड़ी तादाद है। अमवात के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भी हिंदुस्तान में हो रही हैं। बीते दिन दुनिया में कोरोना से 14,285 लोगों की जान गई। इनमें से 3,521 अमवात हिंदुस्तान में ही रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना में कोविड-19 के 7,754 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,43,360 हो गई। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,312 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 51 अमवात हुई हैं। जीएचएमसी के हदूद में 1507 नए मामला दर्ज किए गए। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस, जिसमें 5 टैंकर्स लगे हुए हैं, उसने ओडिशा के ओंगोल से सिकंदराबाद के लिए अपने सफर का आगाज किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस 5 खाली टैंकर्स के साथ सिकंदराबाद कंटेनमेंट साइडिंग से ओडिशा के लिए 28 अप्रैल को रवाना हुई थी। लिक्विड ऑक्सीजन से भरने के बाद उन टैंकर्स को सिकंदराबाद वापस लाया जा रहा है। 5 टैंकर्स के जरिए 63.6 टन गैस है। साउथ सेंट्रल रेलवे के प्रेस रिलीज में बात बताई गई। लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर्स में मुंतकिल किया जा रहा है, वो साइक्रोजेनिक कार्गो है। हैदराबाद के एक नौजवान साइंसदान प्रवीण कुमार ने घर में ऑक्सीजन तैयार करने का एक आला तैयार किया है। वायुपुत्र के नाम से तैयार किए गए इस आले से घर पर ऑक्सीजन तैयार किया जा सकता है। सिर्फ 2,500 रुपए में इसको फरोख्त किया जाएगा। वायुपुत्र डिवाइस के जरिए बैक वक्त 2 मरीजों को 6 घंटे तक ऑक्सीजन सरबराह किया जा सकता है, जबकि एक मरीज को इस आले के जरिए 12 घंटों तक ऑक्सीजन फराहम किया जा सकता है। डीफी फैक्ट्री ने इस आले को प्रवीण कुमार के ताउन से तैयार किया है। इस आले को ऑन होने के 10 सेकंड में ऑक्सीजन की तैयारी शुरू हो जाती है। आला तैयार करने वाली फैक्ट्री ने इसकी मंजूरी के लिए हुकूमत को दरखास्त पेश की है। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो रियासत में कोरोना के मामलात में तेजी के साथ इजाफे पर काफी चौकस रहे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से ख्वाहिश की कि वो दिन में 3 मरतबा सूरत हाल का जायजा लें और सूरत हाल की शख्सी तौर पर निगरानी करें। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तरों की कमी ना होने पाए। वजीर आला ने उनके दफ्तर के सेक्रेटरी राजशेखर रेड्डी को इस कोरोना वबा को फैलने से रोकने के इक़दामात की निगरानी के लिए मुकर्रर किया। उन्होंने महकमे सेहत और तबाबत के तमाम आला ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो चौकस रहें और रियासत को जल्द से जल्द कोविड के पंजे से निकालने के लिए मौसर तौर पर काम करें।
वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में तय किया गया कि रियासत में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाएगी, साथ ही सरकारी दवाखानों में 10,000 बेड्स का इजाफा किया जाएगा। इस इजलास में बातचीत के दौरान जो अहम पॉइंट्स आए थे हम आपके सामने रखते हैं। यह कहा गया कि पिछले साल सितंबर में रियासत में 18,232 कोविड बेड्स थे, जो सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में मिलाकर है। इनकी तादाद पिछले एक साल में बढ़ाई गई है और ये फिलहाल 49,133 है। अब ये कोशिश की जा रही है कि इसमें मजीद 60,000 बेड्स का इजाफा किया जाए। कॉल सेंटर्स अलग अलग जिले में कायम किए जाएंगे। जीएचएमसी का जो कॉल सेंटर है, जिसका नंबर है 0402111111, इससे कोविड के मरीजों की मदद की जा रही है और दीगर अजला में भी ऐसे सेंटर्स कायम किए जाएंगे। साथ ही 5 लाख फ्री मेडिकल किट्स की सप्लाई की जाएगी। फिलहाल कोविड पेशेंट्स जो होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें 7.5 लाख किट्स देने का स्टॉक रखा गया है। ये दीगर मरीजों को जिन्हें सिम्टम्स हैं, उन्हें भी ये मुहैया किए जाएंगे। साथ ही मेडिकल किट्स की होम डिलीवरी के भी इक़दाम किए जा रहे हैं, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को पहुंचाए जाएंगे। इस मीटिंग में फैसला किया गया है कि जो बेड्स की स्ट्रेंथ है, यानी बिस्तरों की तादाद है, वो हॉस्पिटल्स में बढ़ाई जाएगी। निम्स में 500, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में 200, चेस्ट हॉस्पिटल में 50, गांधी हॉस्पिटल में 200, टिम्स में 200। साथ ही दीगर जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे गोलकुंडा है, वहां 100 बेड्स का इजाफा होगा। मलकपेट में 100, वनस्थलीपुरम में 100 और अमीरपेट में 50 बेड्स का इजाफा अगले एक हफ्ते में हो जाएगा। साथ ही एसेंशियल ड्रग्स है, कंज्यूमेबल्स है, इनके शॉर्टेज को देखने के लिए एक आईएएस ऑफिसर संदीप सुल्तानिया की क़यादत में टीम तश्कील दी गई है। सभी हॉस्पिटल्स को वैक्सीन की सप्लाई पर खास तवज्जो दी जा रही है और इसके लिए जो पीआर पंचायत राज के कमिश्नर हैं रघुनंदन, उनकी सरबराही में एक टीम बनाई गई है। खासतौर से रेमडेसिविर का जो शॉर्टेज है, इसको लेकर एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जिसकी क़यादत आईएएस ऑफिसर जयेश रंजन करेंगे और ये यकीनी बनाया जाएगा कि किसी भी इंजेक्शन या दवा की कोई किल्लत रियासत में ना हो। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में जीएचएमसी के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे कलेक्टर ही स्पेशल ऑफिसर होंगे, जो सभी अस्पताल में कोविड के इलाज को लेकर जो इंतजामात है उसकी निगरानी करेंगे। इस इजलास में एक और बात भी सामने आई है कि रियासत को 1,72,00,000 अफराद जो 18 से 44 साल के हैं, ये उनकी तादाद है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने सिर्फ 4,40,000 वैक्सीन के डोसेज देने का इशारा दिया है। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में मरकज को खत लिखा और दरखास्त की है कि वैक्सीन के डोजेस की तादाद बढ़ाई जाए। साथ ही जो 8,35,000 डोजेस हैं, जो मई 15 तक रियासत को आने का इम्कान है, जबकि रियासत को उस वक्त तक रिक्वायरमेंट है 30,45,000 डोज का। यानी अगर जो लोग 45 साल से ज्यादा उम्र के उनको सेकेंड डोज देना हो तो इतना रिक्वायरमेंट है। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में भी मरकजी हुकूमत को एक खत लिखा है। रूस में तैयार की गई कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी हैदराबाद पहुंच गई है। खुसूसी कार्गो तैयारी के जरिए स्पुतनिक वी के 1,50,000 खुराक को हैदराबाद पहुंचाया गया। ये खुराक रेड्डीज लैब के हवाले की जाएंगी। वाज़ेह है कि रूस में कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाली स्पुतनिक वी के साथ हैदराबाद की मशहूर फार्मा रेड्डीज लैब में हिंदुस्तान में इस वैक्सीन को तकसीम करने का माहिदा किया गया था। हालिया दिनों रेड्डीज लैब की जानिब से इस वैक्सीन का इंसानों पर भी तजुर्बा किया गया। हुकूमत हिंद ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। मजीद इजाज़तनामों के हुसूल के बाद ये वैक्सीन भी हैदराबाद के अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में दी जाएगी। बताया गया कि जारिया माह के अवाखिर तक हैदराबाद को 30 लाख खुराक रूस से पहुंच जाएंगे। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए क्या कर रही है, मरकजी हुकूमत से मालूम करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय एक रुकने पार्लियामेंट होते हुए गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है। एक पार्टी के सदर होकर निचली सतह की गुफ्तगू पर बंडी संजय उतर आए हैं। हवा में बातें करना अलग बात है और हुकूमत चलाना और बात है। वजीर आजम
नरेंद्र मोदी को हम भी निशाना बना सकते हैं। बंडी संजय के पास अगर कोई सबूत है तो पेश करें, गैर जरूरी इल्जामात ना लगाएं। అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ కానివ్వండి, దీంతో పాటు తీసుకోవాల్సినటువంటి అన్ని ప్రికాషన్స్ గవర్నమెంట్ ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుంటుంది. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद ने उत्तर प्रदेश के झांसी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स कैलाश अग्रवाल की मदद की, जो कोविड-19 से मुतासिर हो गया था। कैलाश 4 दिन पहले कोरोना से मुतासिर हुआ था और उसकी ऑक्सीजन की सतह 60 से 70 हो गई थी। जब कैलाश के रिश्तेदारों ने उसको अस्पताल में दाखिल कराना चाहा तो अस्पताल में बिस्तर नहीं थे। इसके गांव वालों ने इस मामले को ट्विटर के जरिए सोनू सूद के इल्म में लाया, जिस पर बॉलीवुड के अदाकार ने जुमे की सुबह कैलाश के मकान पर एम्बुलेंस भेजी। अग्रवाल को झांसी एयरपोर्ट लाया गया, जहां से इसको एयर एम्बुलेंस के जरिए कल शाम 4 बजे हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट लाया गया। हैदरगुड़ा के अपोलो हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस जो एयरपोर्ट पर इस मकसद के लिए ठहरी हुई थी, उसको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया। कैलाश फिलहाल वेंटिलेटर पर है और उसका इलाज सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में किया जा रहा है। अस्पताल के इंचार्ज मोहन वेमुरी ने यह बात बताई। बहुत लोगों के पास पैसे नहीं है अंतिम संस्कार करने के लिए। हम लोग बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते। मैं आज सभी सरकारों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि आप एक ऐसा लॉ जल्द से जल्द निकालें कि कोई भी क्रेमेटोरियम, कोई भी शमशान घाट या जहां पर उनका अंतिम संस्कार या अंतिम राइट्स होते हैं, उसका खर्चा ना लगे। करीबन 3 से 3,500 लोग हम लोग हर रोज हो रहे हैं और ऑन एन एवरेज एक इंसान का अंतिम संस्कार कराने का खर्चा करीबन 15 से 20 हजार आता है, तो करीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा है देश भर के अंदर। कम से कम सब लोगों का, जितना आज लोग हम लोग हो रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार का अगर सरकार ये खर्चा उठाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे परिवार जिनकी आखिरी जो शमशान यात्रा है वो सही नहीं हो रही या उनके पास पैसे नहीं है, मीन्स नहीं है, वो आराम से अपने परिवार वालों को इस अंतिम यात्रा पर ले जा पाएंगे। वो बोलते हैं कि जो मुसीबत में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। तो ये समय आ गया है कि और समय ना व्यर्थ करते हुए जल्द से जल्द आगे आए, सारी सरकारें आगे आएं और एक ऐसा लॉ पास करें कि देश भर में जितने क्रेमेटोरियम्स हैं, जितनी शमशान घाट्स हैं, जहां पर भी लोगों को अपनी अंतिम यात्रा के लिए कोई भी कार्यक्रम करना है, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो। वहां पर इतनी लकड़ियां भर दें, इतना सब सामान भर दें कि किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती। फर्क नहीं पड़ता कि वो अफोर्ड करता है नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हम लोगों को ये करना बहुत ज्यादा। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके कुकटपल्ली में वाक़ HDFC बैंक के ATM में रकम जमा करने के दौरान डाकुओं के गिरोह की जानिब से फायरिंग करते हुए भारी रकम लूटकर फरार होने के मामले को हल करने का पुलिस ने दावा किया। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 मुलजिमीन में से एक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुलजिम जो मफरूर है उसकी तलाश का काम किया जा रहा है। उस मुलजिम से पूछगछ की जा रही है। 2 दिन पहले यह वारदात कुकटपल्ली मेन रोड पर वाक़ HDFC बैंक ATM के पास पेश आई थी। HDFC बैंक के ATM में अहलकार रोजाना की बुनियाद पर रकम जमा करते हैं। इस दौरान सपहर एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक मुलाजिम नकद रकम लेकर ATM पर रकम जमा करने गया। ATM मशीन खोलते वक्त और नकदी जमा करने के दौरान 2 ठगों ने उन पर फायरिंग कर दी और नकदी लेकर फरार हो गए थे। इस वाक़े में मुलाजिम सिक्योरिटी गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई थी। अफगानिस्तान के सूबे लोगर के दारुल हुकूमत पुल अलम में जुमे के रोज कार बम धमाके में कम से कम 30 अफराद हलाक और 70 जख्मी हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक कार में सवार एक खुदकश हमलावर ने उस वक्त बम धमाका कर दिया जब लोग शाम के 6:30 बजे रोजा खोल रहे थे। जराये के मुताबिक इस धमाके से 30 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में जख्मी होने वाले तकरीबन 70 अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जहां कई अफराद की हालत नाजुक बनी हुई है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।